नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं यहाँ पे आपको लक्ष्मीकांत के शॉर्ट नोट से इस सीरीज़ की स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने फर्स्ट चैप्टर को इसलिए अभी छोड़ दिया है क्योंकि जो चैप्टर नंबर 2 है वो एज सच ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एज़ कम्पेयर टू चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट से इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं अभी तक हमारे प्रीलिम्स में या मेंस में, और अभी मेरा यही फोकस है कि हम प्रीलिम्स जो लोग देने वाले हैं अभी 2023 की, उनकी कुछ हेल्प हो जाए, इसलिए मैं चैप्टर 2 से सीरीज़ की स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके कोई सजेशंस है तो आप वो कमेंट पर सेक्शन में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्लस इसके नोट्स अगर प्रोवाइड कर पाऊँगा तो मैं वहाँ पे कर दूँगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया प्रपोज किया था वो एम एन रॉय जी ने किया था, जो 1934 में किया हुआ था। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 की गाइडलाइंस के हिसाब से बनाई गई थी। इस मिशन को जो हेड कर रहे थे वो थे पैथ्यू क्लियरेंस करके, और इसके साथ में 2 और मेंबर्स थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 389 थी, जिसमें से 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉटेड थी और 93 सीट्स जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स को अलॉटेड थी। इन 296 सीट्स जो ब्रिटिश इंडिया को अलॉटेड की थी, 292 मेंबर्स जो थे वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आए हुए थे। एक एक जो मेंबर्स था वो इन सबसे लाया गया था। अब अगर आपने ये 11 गवर्नर प्रोविंसेस और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस नहीं पढ़ा हुआ है तो आप पॉलिटी इंडिया लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की बुक है आप उसको खोलिए, 6th एडिशन या जो भी आपके पास में एडिशन है, और वहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में ही इन चीज़ों को बता सकता हूँ। ठीक है, आपको बुक तो खोल के ही रखनी है, और आप नोट्स आप मत बनाइए, आप खाली हाईलाइट कर लीजिए बुक के अंदर जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर जो सीट्स अलोकेट की गई थी ब्रिटिश प्रोविंसेस में वो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में डिवाइड की गई थी, जिसमें पहले थे हमारे मुस्लिम्स, दूसरे थे हमारे सिख्स और तीसरे थे हमारे जो जनरल। इस जनरल में क्या था, मुस्लिम और सिख्स के अलावा जो भी थे वो इन जनरल के अंदर आते थे उनकी पॉपुलेशन के बिहाफ पे। फिर जो इलेक्शंस हुए थे इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो 296 सीट्स जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस को अलोकेट की गई थी उस पे हुए थे। कब हुए थे? जुलाई से अगस्त 1946 में। ठीक है, जिसमें आईएनसी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उस टाइम पे, उसने 208 सीट्स जीती थी। मुस्लिम लीग करके जो थी उन्होंने 73 सीट्स जीती थी, और जो स्मॉल ग्रुप्स हो गए, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हो गए, उन्होंने रिमेनिंग 15 सीट्स जीती थी। ठीक है, बाकी की जो 93 सीट्स थी जो प्रिंसली स्टेट्स को अलॉकेट की गई थी, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से उस टाइम पे दूरी बनाना ज़्यादा बेटर समझा था, क्योंकि उन्होंने लगा था कि इससे कोई मतलब हमारा कुछ होगा नहीं और हमारी आज़ादी छीन जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्शंस जो 1946 में टुक प्लेस हुए थे जुलाई से अगस्त के बीच में, उसका प्रोसेस नवंबर 1946 तक कंप्लीट हो गया। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 को थी, और इसको 211 मेंबर्स ने अटेंड किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे इस असेंबली के, फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए, क्योंकि फ्रेंच प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं असेंबली के उनको बनाया जाता है, तो हमारे यहाँ पे भी उसी को फॉलो करके हमने इन्हें बनाया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी, इन दोनों को हमारे द्वारा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, सर बी.एन. राव करके एक और थे, बहुत ही बड़े रिनाउंड पर्सन थे, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया गया असेंबली का। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करा, जो बाद में जाके प्रियम्बल बना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म जो था वो प्रियम्बल बना। जो रिजोल्यूशन था वो अनइमनिसली, मतलब उसको हर किसी ने अडॉप्ट कर लिया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने हमारी इंडिया की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ गेम्स में जो मई 1945 में थी उसको रेटिफाई किया, मतलब उन्होंने उसको बरकरार रखा, उन्होंने उसको चालू रहने दिया, उसको ख़त्म नहीं किया। मेंबरशिप को उन्होंने चालू रहने दिया कॉमनवेल्थ में। और उन्होंने नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 और नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947, इन दोनों को अडॉप्ट कर लिया। असेंबली जो थी वो 11 सेशंस के लिए मीट करा असेंबली ने, जिसमें उनको 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा फाइनल ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में। एक 141 डेज इन टोटल में वो बैठी, और जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना वो 114 डेज़ के लिए बनाया गया।
इस पे जो टोटल खर्चा आया इन सब इसको पूरा करने का वो 64 लाख रुपीज़ आया था उस टाइम पे। असेंबली में उस टाइम पे 15 वुमेन मेंबर्स थी, जो बाद में पार्टीशन के बाद में 9 रह गई। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ बनाई गई थी वहाँ पे, उनके कुछ चेयरपर्सन्स और उनकी कमेटी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी जिसने संविधान बनाया है, उसमें हमारे बी आर अम्बेडकर साहब थे, सब जानते हैं उन्हें, चेयरमैन। अलधी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी जी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव थे और टी कृष्णमाचारी थे। फिर जो हमारा फाइनल ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, जिसमें 8 शेड्यूल थे, 22 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइस सुनाई दे रही हो तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि कुछ कमेटीज़ थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ये सब आपके लक्ष्मीकांत की बुक में दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में समझा रहा हूँ। मेजर कमेटीज़ में यूनियन पावर्स कमेटी थी, जवाहरलाल नेहरू जी थे उसके। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उसके भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल थे उनके। ये सब उनके जो हेड हो गए उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, यानी जो चेयरमैन लोग हैं उन सब की। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड शेड्यूल्ड एरियाज, इसके लिए सरदार पटेल थे, सॉरी एक्सक्लूडेड एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज नहीं, इसके लिए सरदार पटेल साहब थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्टेट्स कमेटी, कमिटीज़ फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, इसके जवाहरलाल नेहरू जी थे। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे माइनर कमेटीज़ में। ठीक है। अब हम देखते हैं कि माइनर कमेटीज़ कौन कौन सी थी। तो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल्स कमेटी थी अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रसाद कमेटी थी पी पत्ताभाई सीतारमैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी थी डॉक्टर के एम मुंशी। एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जी मवालंकर। एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट एस वरदाचारी, ये असेंबली मेंबर नहीं थे। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस बी पत्ताभाई सीतारमैया। एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन नालिनी रंजन सरकार, ये भी कोई असेंबली मेंबर नहीं थी। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन एस केदार, ये भी कोई असेंबली मेंबर नहीं थे। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू थे जी थे। प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन जी थी। एडहॉक कमेटीज ऑन सिटीजनशिप एस वरदाचारी थे। मैंने आपको सबको इनकी कमेटी से और इनके चेयरमैन का नाम इसलिए बताया क्योंकि यूपीएससी तो नहीं पर बहुत सारी स्टेट एग्जाम्स होती हैं, वहाँ पे कभी कभी इनके नाम पूछ ले जाते हैं वन लाइनर्स में, प्रीलिम्स में, तो आप एक बार के इनको दिमाग में रख सकते हैं कि ये थे, आप इनको हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे संविधान का इन्फोर्समेंट कैसे हुआ वो लागू, तो उसको हम देखते हैं। सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सिटीजनशिप के, इलेक्शंस के, प्रोविजनल पार्लियामेंट के, टेम्प्रेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस, और कुछ आर्टिकल जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 63, 24, 366, 367, 379, 380, 381, 391, 392, 393, ये सब 26 नवंबर 1949 को ही हमारे पावर में आ गए थे, फोर्स में आ गए थे। ये सब आपके बुक में लिखा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। रिमेनिंग जो प्रोविजंस थे, जो मेजर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया था, और इसको हम डेट ऑफ कमेंसमेंट बोलते हैं और हम इसे रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। जनवरी 26 वो स्पेसिफिकली चूजन डेट ऑफ कमेंसमेंट, क्यों? क्योंकि इसका एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है। इसी दिन 1930s में हमने पूर्ण स्वराज डे को सेलिब्रेट करा था। लाहौर सेशन को देखते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको सेलिब्रेट करा था। फिर इसके बाद एक्सपर्ट्स कमेटी ऑफ द कांग्रेस, इसमें इलेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो प्रोग्रेस में थी जुलाई 8, 1946 में, जो कांग्रेस पार्टी थी उसने एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट करा था। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए। इस कमेटी के अंदर जो फॉलोइंग मेंबर्स थे, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी थे, एम असफ अली जी थे, के एम मुंशी जी थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, के टी शाह थे, DR गडगिल थे, हुमायूं कबीर थे और के संतनम थे। नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खाली कमेटीज़ को मेनली याद रखिएगा। फिर चेयरमैन्स प्रपोजल, यानी हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के प्रपोजल पे हमने ये रिजॉल्व देखा कि कृष्णा कृपलानी जो थे, उन्हें एक कोऑप्टेड मेंबर बनाया गया और कन्वेनर बनाया गया कमेटी का, उनको एक एज ए मेंबर ऐड किया गया, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। कृष्णा कृपलानी जी जो कमेटी थी, उन्होंने 2 सिटिंग्स को पहले करा। जो पहली वाली जो सिटिंग थी वो न्यू दिल्ली में थी, जुलाई 20 से जुलाई 22 तक 1946 में, और सेकंड जो थी वो बॉम्बे में थी, अगस्त 15 टू अगस्त 17, 1946 में। ठीक है।
इसके बाद हम देखते हैं हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के क्रिटिसिज्म क्या है। तो पहले ये था कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, सोवरेन बॉडी नहीं है, ठीक है, ना ही ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, ना ही सोवरेन बॉडी है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग थी, कांग्रेस पार्टी ने डोमिनेट किया हुआ था, लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन था इसमें, डोमिनेटेड बाय हिंदूज थी, ऐसा लोगों का मानना था। फिर इसमें एक बात और आती है हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, उसने ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं बनाया है कि हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है वो एक ऑथोरेटिव टेक्स्ट है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है उसमें। पर 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987 में ये ऐड किया गया कि हिंदी को हम एज अ हमारी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। इस अमेंडमेंट से मैं एक आर्टिकल 394A जो लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 22 में हम ऐड किया गया। ये क्या बताता है कि प्रेसिडेंट के पास में कुछ अथॉरिटी है इस रिलेटेड। पहली अथॉरिटी है कि द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा ट्रांसलेट किया जाएगा हिंदी लैंग्वेज में। जो मॉडिफिकेशन नेसेसरी है, जो स्टाइल, जो टर्मिनोलॉजीज हमने यूज़ करनी है वो हम यूज़ करेंगे हिंदी लैंग्वेज में। अमेंडमेंट्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो पहले उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, उन पर ध्यान दिया जाएगा। जो ट्रांसलेशन है हिंदी का वो इंग्लिश में जो है उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन किया जाएगा, जो जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उन सब का। फिर जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसका सेम मीनिंग हम हिंदी में हमें होना चाहिए, हमारी इंग्लिश जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका। और जो ट्रांसलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सबके लिए होना चाहिए, सारे पर्पसेस के लिए होना चाहिए, और इसकी जो ऑथोरेटिव टेक्स्ट है वो हिंदी में होना चाहिए। हम इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बैकग्राउंड वॉइसेस और या नॉइसेस के लिए मैं क्षमा